Hello student, welcome to RS Public School. I am Nisha Bansal and today I am going to explain you topic respiration in organisms. इस टॉपिक में हम सबसे पहले फूड के बारे में पढ़ेंगे कि फूड की हमें क्यों ज़रूरत होती है। फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है, जो कि हमारी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। मतलब जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं, उसमें कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं जो इस कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। और ये जो सिंपलर सब्सटेंस है ये हमारी बॉडी के थ्रू ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपल सब्सटेंस में। तो जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं डाइजेशन के बाद, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सिंपल शुगर्स में चेंज हो जाते हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट जो होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को हमारी जो बॉडी है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, इसीलिए ये जो बनता है कार्बोहाइड्रेट शुगर में, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में, और फैट्स जो होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं ये हमारी बॉडी के थ्रू ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज एब्जॉर्ब बाय ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं ये हमारे ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड के द्वारा ही ये पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट हो जाते हैं, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और हमारे सारे ऑर्गन्स ही वर्क करते हैं, इसीलिए जो भी फूड डाइजेस्ट होता है, जो भी डाइजेस्टिव फूड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। जो दिन भर के हम काम करते हैं वो काम करने के लिए हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। जैसे हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, टॉकिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं, वो सब के लिए हमें जो वो है हमें फूड से मिलती है। ओके, तो एनर्जी जो है वो हमारे लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट है और एनर्जी फूड से मिलती है। फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका डाइजेशन होता है, वो सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। तो सिंपल जो फूड सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स जैसे हमारे हैंड, लेग्स वगैरह में सप्लाई हो जाते हैं, जिससे कि हमें हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को काम करने के लिए एनर्जी मिलती है और इसीलिए हम जो है वो सारे वर्क को परफॉर्म कर पाते हैं। तो एनर्जी जो होती है वो मेन होते हैं हमारे जितने भी काम हम परफॉर्म करते हैं वो उसके लिए एनर्जी ज़रूरत होती है। और ये जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें फूड से मिलती है। तो फूड जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंसेस होता है, ये जो होता है जब ब्रेक डाउन होता है तब हमें एनर्जी मिलती है। अब ये क्वेश्चन आप पूछेंगे कि एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो अभी मैंने बताया कि जो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है उसका ब्रेक डाउन होता है और उससे जो रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, ये पूरा प्रोसेस मिला के क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। मीन्स जब फूड एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब फूड का ब्रेक डाउन होता है, फिर उससे जो ब्रेक डाउन होने से एनर्जी रिलीज़ होती है उससे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हमें एनर्जी मिलती है वो क्या मिलती है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू मिलती है और ये जो एनर्जी है वो हमारी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के काम में आती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो आप कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या पूछे कि फूड का ब्रेक डाउन करने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है फूड से एनर्जी प्राप्त करने के लिए। ये सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से। और फूड का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, तो उनका डाइजेशन होता है जिससे वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो मतलब हमें एनर्जी देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन कहाँ होता है और कैसे होता है। रेस्पिरेशन हाउ एंड वेयर, कहाँ पर होता है और कैसे होता है। ठीक है,
जो रेस्पिरेशन होता है वो हमारी बॉडी सेल्स में होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी सेल्स होती हैं उसमें होता है। अब आपको ये पता नहीं होगा कि सेल्स क्या होती हैं, तो सेल्स हम आपको बताते हैं कि क्या होती हैं, ठीक है। सेल्स जो होती हैं, जिस तरह से जो हमारी बिल्डिंग होती है वो छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है। जो ब्रिक्स होती हैं वो हमारी बिल्डिंग का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, यानी कि ब्रिक्स के बिना जो होता है कोई भी घर बनाना या कोई भी वॉल बनाना पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से जो सेल होती हैं वो हमारी बॉडी को बनाने का काम करती हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो सब सेल के थ्रू ही परफॉर्म किया जाता है। सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो बनाने का काम कौन करता है? सेल्स करते हैं, ठीक है। तो सेल्स क्या होते हैं? ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल्स। माइक्रोस्कोपिक यूनिट मतलब जो हमें केवल माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। सेल जो होता है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना है या हमारी बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं वो सब किसके थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं? सेल के। सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरा हमारा जो है ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मतलब बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है। 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू, देखिए कितना दिखाया गया है, 1 के आगे कितने सारे ज़ीरो लगे हैं। तो इतनी सारी जो सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई होती है। हमारी बॉडी जो होती है मल्टी सेलुलर होती है। कई जो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक ही सेल पाई जाती है, और एक ही सेल के थ्रू जो होता है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, तो उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक ही सेल है और एक ही सेल के थ्रू रेस्पिरेशन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, और ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। सारी चीज़ें एक ही सेल के थ्रू होती हैं, तो उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में जो होते हैं बहुत सारी सेल्स हैं, इसलिए हमें मल्टीसेलुलर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी सेल्स के अंदर। रेस्पिरेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी सेल्स, ठीक है। और जो इस तरह से जो बॉडी सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है तो सेल के अंदर हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारी सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और वो होते हैं जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जो होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आपका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, आउटर लेयर, इनर लेयर, और इसमें लिक्विड होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, और इसमें मेन जो होता है विलाई की हेल्प से जो होता है रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो फूड जो हम खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होना, और ब्रेक डाउन होने से जो एनर्जी निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स में होता है, ठीक है। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू रेस्पिरेशन टू डिफरेंट वेज। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग होता है, उनके लिए अलग अलग ऑर्गन्स भी होते हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं ब्रेक डाउन, फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है उससे ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो जो इस तरह से रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है कुछ बैक्टीरियाज वगैरह में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में होता है, क्योंकि मोस्टली हमें जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ईस्ट या फंजाई में और कुछ बैक्टीरियाज में होता है, क्योंकि इन्हें जो है वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ये बिना ऑक्सीजन के भी सांस ले सकते हैं। अब हम डीपली पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में।
जैसा कि हम बता चुके हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, उनमें सांस लेने का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। और ये ऑक्सीजन हमें कब मिलती है, जब हम ब्रीथ करते हैं, एयर में ब्रीथ करते हैं। ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ठीक है। तो जो एयर वी ब्रीथ इन मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, हमें पता है। तो द एयर वी ब्रीथ इन रिच इन ऑक्सीजन, तो जो एयर हम मतलब सांस लेने में लेते हैं वो क्या होती है, ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन रिच एयर रीचेज लंग्स, तो ये जो ऑक्सीजन वाली जो एयर होती है ये हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। ऑक्सीजन देन पासिस फ्रॉम लंग्स टू ब्लड, फिर ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे कहाँ पे पहुंच जाती है, लंग्स से हमारे ब्लड में पहुंच जाती है। दिस ऑक्सीजन इज द ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। अब हमें पता है ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब सर्कुलेट करता है। तो ये जो एयर है, ये ऑक्सीजन, ये भी पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू जो होती है सर्कुलेट हो जाती है और सारी सेल्स में पहुंच जाती है। इन द सेल्स ऑक्सीजन हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब जो हम खाना खाते हैं तो वो जो खाना है वो ऑक्सीजन की हेल्प से जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स फूड होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो हमारी बॉडी में जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये किसकी हेल्प से कन्वर्ट होता है, किसकी हेल्प से ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है। तो रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन, जब ऑक्सीजन जो होते हैं हम एयर से लेते हैं और खाना जो हम खाते हैं उसका डाइजेशन होता है। तो ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस और उससे जो हम खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन होने के प्रोसेस, दोनों को मिला के रेस्पिरेशन बनता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, अब हम जब सांस लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। इन द सेल्स द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि फूड का जो होता है ब्रेक डाउन होता है तो वो ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। मेन हमारे फूड में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और इससे हमारे होता है एनर्जी निकलती है। और यही जो एनर्जी है ये हमारे डिफरेंट वर्क करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है वो तो हमने बता ही दिया कि जो रेस्पिरेशन बिना हवा के होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये जो होता है देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव द एब्सेंस ऑफ एयर। जो ईस्ट होते हैं वो एयर के एब्सेंस में भी जिंदा रह सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एनारोब्स। क्यों एनारोब्स कहते हैं, क्योंकि इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है और इसमें जो भी वर्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी मिलती है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू मिलती है, यानी कि इन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन के बिना भी ये जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट ऑक्सीजन। अब हम पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि ईस्ट में होता है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तो इसमें क्या होता है, जो भी ग्लूकोज होता है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज है उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जबकि यहाँ पर क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट में होता है उसमें जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ईस्ट का बेकरी में किस तरह से यूज़ होता है। बेकरी तो आप लोग जानते ही होंगे कि जहाँ पे बिस्किट, ब्रेड वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो बेकर्स जो होते हैं वो ईस्ट का यूज़ करते हैं कोई भी जो डो होता है उसको राइस करने के लिए, यानी कि उसको उठाने के लिए, उसको फुलाने के लिए, ठीक है।
अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो बिना विदाउट जो है ये जो ईस्ट है इसके बिना क्या हो जाएगा कि हमारा जो ब्रेड है वो रोटी की तरह बन जाएगी, एकदम प्लेन। ब्रेड जो होती है वो फूली फूली सी होती है, सॉफ्ट होती है ना, लेकिन रोटी जो होती है वो अलग होती है। तो अगर हम उसमें ईस्ट नहीं डालेंगे तो ब्रेड भी रोटी की तरह बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में ईस्ट में जो शुगर होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, डो में चली जाती है, फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और अल्कोहल बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण ही जो डो होता है वो फूला फूला होता है, वो ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई जो ईस्ट का जो के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होता है, ये डो में मिल जाता है और इसी के कारण जो डो है वो फूला फूला सा नज़र आता है, यानी कि बहुत बहुत मतलब कि उठा हुआ नज़र आता है, ठीक है। और जो इसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, तो वो इवेपोरेट हो जाता है। जब हम ब्रेड बेक करते हैं तो उस प्रोसेस में इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस तो आपको पता होगा कि कोई भी लिक्विड जो होता है जब उसको स्टीम मिलती है, वो जब उसको गर्म किया जाता है तो वो स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाता है, तो इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जो हो गई उसको फुलाने के लिए यूज़ हो गई, लेकिन अल्कोहल का क्या होता है, अल्कोहल जो होता है वो इवेपोरेट्स हो जाता है। इस तरह से शुगर का कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में जो कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ही बेकरीज में जितनी भी चीज़ें बनती है, जैसे पिज़्ज़ा बेस है और ब्रेड वगैरह बनती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ईस्ट इन यूज्ड इन ब्रेवियरीज, ठीक है। ईस्ट इन यूज्ड इन ब्रेवेरीज। ब्रेवेरीज मतलब जो वाइन और बियर वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें अल्कोहल बनता है इसीलिए, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, अभी हमने बताया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ईस्ट में होता है और हमारे अंदर जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन कभी कभी हमारे मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। देखिए, जब आप बहुत तेज़ एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, बहुत तेज़ रनिंग करते हैं, बहुत तेज़ जंपिंग करते हैं, तो उस पोजीशन में, उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। इसका मतलब है कि उस समय हमारी मसल्स में ऑक्सीजन के बिना ही क्या होता है, रेस्पिरेशन होने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए हम आपको डीपली में बताएंगे, डीप स्टडी करेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम दौड़ते हैं या जब हम बहुत तेज जंपिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, जैसे रनिंग करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, ये जो वेट लिफ्टिंग करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन जो होता है ऑक्सीजन की सप्लाई हमें उतनी मिल नहीं पाती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में भी जो होती है एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आवर मसल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली, हमारी जो मसल्स हैं वो भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन कर सकती हैं, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, ठीक है। और उस समय जो होता है कि तब होता है जब ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, हमारी बॉडी में। तो इसमें ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन जाता है हमारी बॉडी में। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारी मसल्स में तो ग्लूकोज से क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड, और क्या बन जाता है, एनर्जी बनता है, ठीक है। इसमें जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। एनर्जी की डिमांड बढ़ने का मतलब है कि बॉडी में रेस्पिरेशन जो होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, इसका मतलब है क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, लेकिन ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होने से क्या होता है, मसल्स जो होती हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने लगते हैं विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिलता है, कम मिलता है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही जो मसल्स होती हैं वो हमारी रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। और ये प्रोसेस तभी होता है जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं,
ये सब करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी मसल्स में क्रैम्प्स हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, या आपने फील किया होगा। तो मसल्स में जो क्रैम्प्स होता है वो क्यों होता है? अभी हमने आपको बताया कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जो होता है इन सबके हैवी एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग या रनिंग, जंपिंग, इसके बाद ही बनता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारी मसल्स में इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। तो क्रैम्प्स अकर्स व्हेन मसल सेल्स एक्सपायर एनारोबिकली। जब मसल सेल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिकली होता है, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, तो जो होते हैं क्रैम्प्स बनने लगते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है? इसमें ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। पार्शियल ब्रेकडाउन मतलब ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक नहीं हो पाता है। अगर ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक होता है तो उससे हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लैक्टिक एसिड बन रहा है। तो लैक्टिक एसिड जो मसल्स क्रैम्प्स वो मतलब क्रिएट करता है, ठीक है। और जब हम वाटर बाथ लेते हैं हॉट वाटर से या फिर हम मसाज करवाते हैं तो हमारे जो ये पेन है ये ठीक हो जाता है, ठीक है। जब लैक्टिक एसिड बनने के बाद हमारी मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं। हॉट वाटर बाथ लेने से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा तो हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज़ होने लगती है तो इसका मतलब है जो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बना है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बना है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। अभी हमने बताया कि ग्लूकोज होता है, उसका पार्शियल ब्रेक डाउन होने से लैक्टिक एसिड बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन होता है जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। लेकिन जब हम बात लेते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है जिससे कि लैक्टिक एसिड का फिर से पूरा कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को रिलीफ होता है, हमारी मसल्स में जो होता है पेन नहीं होता है। तो इस तरीके से जब हम मतलब बहुत फास्ट एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा ना होने से, लिमिटेड होने से हमारी बॉडी में पेन होने लगता है। वो पेन जो होता है वो लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने के कारण होता है। जब हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई है मसल्स में वो बढ़ जाती है और उससे जो लैक्टिक एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है जिससे हमें पेन से रिलीफ हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, हमने जो रेस्पिरेशन पढ़े 2 टाइप के, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके लास्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि जो रेस्पिरेशन होते हैं या एरोबिक रेस्पिरेशन में लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन में लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 तरह का होता है, ईस्ट में होता है, एक मसल सेल्स में होता है। ईस्ट में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है, ठीक है। और जब मसल सेल्स में जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, उससे क्या बनता है, उससे अभी हमने बताया लैक्टिक एसिड बनता है और क्या बनता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ईस्ट में जो होता है अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और मसल सेल्स में इससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस तरह से रेस्पिरेशन के आपको लास्ट प्रोडक्ट ज़रूर पढ़ने हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के ईस्ट का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है और मसल सेल्स का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये था हमारे रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के लास्ट प्रोडक्ट्स के बारे में। अब आपको मैंने ये भी बता दिया है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो लैक्टिक एसिड बनता है तो लैक्टिक एसिड के कारण पेन होने लगता है और जब हम मसाज वगैरह करवाते हैं तो ये पेन ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होने लगती है, लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी वो उस पर कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, ठीक है। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंट, और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है।
एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड हम खाते हैं उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, इसीलिए लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, जिससे कि यीस्ट में जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी होता है। जबकि मसल सेल्स में जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी होता है। ठीक है, लेकिन जब लैक्टिक एसिड भी का जो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, यानी कि काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो लेस अमाउंट में होती है, हमें कम काम करने के लिए कम एनर्जी मिलती है। इस तरह से हमने क्या पढ़ा कि देखिए कि जब हमें ऑक्सीजन मिलती है एयर से, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन से एयर मिलती है, और जब हम फूड खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है। तो ये दोनों का जो प्रोसेस है यानी कि रेस्पिरेशन और